सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका, पढ़ा रही हूँ आपको लाइफ साइंसेस। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुमंत्रा शिक्षा का ग्रंथ में। तो आज हम शुरू कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। 2 ही पार्ट्स में इसको डेफिनेटली ख़त्म करने वाले हैं। नेक्स्ट चाहे आपका लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में डेफिनेटली आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कवर करवा दिया जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। चलिए जानते हैं आज के लेक्चर में कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और जो मैकेनिज्म रहता है ब्रीदिंग का वो कैसे होता है। ठीक है, पहले तो इन जनरल आपको देखिए ये समझा दूँ, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, जब हम सबसे पहले रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो रेस्पिरेशन क्या होता है। सर, इस सिस्टम को भी देखने से पहले हमको समझना है रेस्पिरेशन क्या होता है। हम एरोबिकली रेस्पायर कर रहे हैं, एनारोबिकली हम रेस्पायर करते हैं एरोबिकली। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाता है एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, है ना। ऑक्सीजन को जो है वो लिया जाता है और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जैसे कि ग्लूकोज है उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है। और ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, और उन्हीं जो एनर्जी रिलीज होती है उस रिलीज्ड एनर्जी से हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म कर पाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस कैटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान रिलीज होगी। इसीलिए क्या ज़रूरी होता है, जो ऑक्सीजन जो है वो ज़रूर मिलनी चाहिए हमारी बॉडी में सेल्स को, ताकि वो ग्लूकोज को कैटाबोलाइज कर सकें और एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल से बाहर निकलती रहनी चाहिए। और यही प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। और ये जो प्रोसेस है गैसेस एक्सचेंज का, जिसमें ऑक्सीजन को इनटेक किया जाएगा एटमॉस्फेयर से और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कर दिया जाएगा, उसी को रेस्पिरेशन कहा जाता है। अगर हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस में देखें तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला आता है आपका पल्मोनरी वेंटिलेशन। क्या आता है? पल्मोनरी वेंटिलेशन और ब्रीदिंग। अब इसमें क्या होगा, जो यहाँ आपको एल्वियोलाई नजर आएंगे, ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे एल्वियोलाई होते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन और ब्रीदिंग में एक्सचेंज होगा एयर का, एटमोस्फेयर से आएगा कहाँ को, एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। ओके, एटमोस्फेयर से एयर ली जाएगी, इंस्पिरेशन होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड होगा एल्वियोलाई में, उसको बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। तो इसी को पल्मोनरी वेंटिलेशन और ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या हुआ, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का exchange between air in the alveoli and the blood within the pulmonary capillaries, उसको बोलते हैं हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ध्यान से सुनिएगा, पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या हुआ। पल्मोनरी वेंटिलेशन मैंने कहा कि आपके एल्वियोलाई से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा बॉडी से बाहर, और बाहर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आपकी एल्वियोलाई में आएगा। फिर दूसरा आता है, दूसरा स्टेप जो आता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और इसी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहते हैं। पल्मोनरी रेस्पिरेशन में जो है, जो आपके ये एल्वियोलाई हैं, यहाँ से ब्लड जाएगा कहाँ को, ब्लड में नहीं है, यहाँ से जो है ऑक्सीजन जाएगा ब्लड में, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा एल्वियोलाई में। इसको हम पल्मोनरी गैस एक्सचेंज कहते हैं। फिर ब्लड से जो है ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। ब्लड जो है टिश्यू के पास ऑक्सीजन लेके जाएगा, और टिश्यू से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा। अब टिश्यू पे जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज रहेगा वो बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज रहेगा। इसी को हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है, और वो सिस्टमिक गैस एक्सचेंज है। जैसे आपने सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन जो था वो पढ़ा था, इसी को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब इंट्रासेलुलर मेटाबॉलिक प्रोसेस, जिसमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है उनका ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा। तो देखिए क्या क्या पार्ट आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो आप समझ गए। इसके साथ ही ये हमारे ब्लड के पीएच को मेंटेन करने में भी रोल प्ले करता है। और हाँ, इस यहाँ पे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में रिसेप्टर्स होते हैं सेंस ऑफ स्मेल के लिए भी।
हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो फिल्टर कर रहा है इंस्पायर्ड एयर को, वोकल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, फोनेशन, ओके, प्रोड्यूस वोकल साउंड मतलब फोनेशन, एक्सक्रीट कर रहा है कुछ अमाउंट ऑफ वाटर एंड हीट। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आ गया, नोज, ओके, फैरिंक्स, ठीक है, लैरिंक्स, ओके, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स मेन आ गए, ठीक है। आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेनली क्या आ गए दिखाई दे रहे हैं आपको, नोज, फैरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स, ठीक है, समझ गए आप। तो चलिए अब आपका जो नोज है, नोज को भी एक्सटर्नल, ये जो नोज है नोज को भी एक्सटर्नल एंड इंटरनल पोर्शन में डिवाइड किया जा सकता है। एक्सटर्नल नोज कौन सा होता है, जो आपको दिखाई देता है ना बाहर को, जो हमें दिखाई दे रहा है, जो विजिबल है फेस पे, वो क्या है, एक्सटर्नल नोज है ना। और अंडर सरफेस जो होता है, ठीक है, हमारे जो नोज के हम अंडर सरफेस पे देखते हैं तो हमें बाहर की तरफ को दो क्या दिखाई देते हैं, होल समझ लो, नाक में जो दो छेद हैं, एक्सटर्नल नेयर्स उनको कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से जब अंदर की तरफ को चले जाते हैं, एक्सटर्नल नेयर से अंदर की तरफ को आता है नेजल कैविटी। अगर आप देखिए नाक से ऐसे सांस छोड़िए, नाक से सांस छोड़ेंगे आप, आपको वो गर्म सांस छोड़ना मैम, हाँ, बाहर को ऐसे हवा निकालिए, कैसी लगेगी, गर्म लगेगी। तो नोज जो है क्या करता है, मॉइस्ट करता है, वार्म करता है, फिल्टर करता है एयर को, ठीक है। ये जो नेजल कैविटी है ये ओपन, ये यहाँ पे पूरा नेजल कैविटी देखिए, नेजल कैविटी है यहाँ पे, नेजल कॉन्के, इस वाले रीजन को नेजल कॉन्के कहते हैं। आप देखते हैं जहाँ पे आपको अपनी हड्डी ऊपर की तरफ को दिखाई देती है, ये वाला रीजन पूरा नेजल कॉन्के है, नेजल कैविटी। फिर आगे आती है, नेजल कैविटी कहाँ ओपन कर रही है, फेरिंक्स में ओपन कर रही है। फेरिंक्स आप जानते हैं खाने के लिए और हवा के लिए कॉमन पैसेज होता है। फेरिंक्स जो है एग्जैक्टली थ्रोट वाला ही रीजन आप समझ लेंगे इसको। ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है और इसके पास एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। ये खुद 3 हिस्सों में डिवाइड है, ऊपर जैसे नेजोफेरिंक्स, फिर ओरोफेरिंक्स और नीचे जैसे लैरिंगोफेरिंक्स, ठीक है। लैरिंगोफेरिंक्स को कई बार हाइपोफेरिंक्स भी कहा जाता है। नेजोफेरिंक्स जो है वो उसका डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता है। नेजोफेरिंक्स मेनली आपका एयर पैसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओरोफेरिंक्स, लैरिंगोफेरिंक्स दोनों से एयर भी जाता है और आपका जो फूड है वो भी जाता है, ठीक है। यही जो फेरिंक्स हमने कहा नेजल कैविटी ओपन करती है फेरिंक्स में, तो फेरिंक्स के कौन से हिस्से में ओपन करेगी, नेजोफेरिंक्स में ओपन करेगी। बात आते हैं फेरिंक्स से निकल के हम आ गए लैरिंक्स पे, ठीक है। तो लैरिंक्स जो है वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये जो है ये भी एयर का ही पैसेज है, लेकिन ये कनेक्ट करता है किसको, फेरिंक्स को और ट्रैकिया को। लैरिंक्स जो है एज यू कैन सी इट इज कनेक्टिंग फेरिंक्स एंड ट्रैकिया, और यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। ये इसमें इस लैरिंक्स में वोकल कॉर्ड्स होती हैं जो कि साउंड जनरेट करती हैं, ठीक है। वोकल कॉर्ड जो है these are situated just below where the tract of pharynx splits into trachea and oesophagus, ठीक है। जहां आपके देखो जो आपका फेरिंक्स है वो 2 ट्रैक्ट में जाता है, और ट्रैकिया में और ओइसोफेगस में। फूड पाइप होती है आपकी ईसोफेगस और विंड पाइप होती है आपकी ट्रैकिया। तो बिल्कुल उसकी थोड़ा सा जो नीचे है आपको मिलता है, जस्ट मतलब आपको जस्ट बिलो दिखाई देता है जहाँ पे फेरिंक्स स्प्लिट होता है ट्रैकिया एंड ओइसोफेगस में। ईसोफेगस जो आपको समझ गए कि स्टोमक की तरफ को जाएगा, और लैरिंक्स जो है, ठीक है, लैरिंक्स जो है एयर पास करती है लैरिंक्स से, ठीक। लैरिंक्स में जो स्पेस होता है और वहाँ पे वोकल कॉर्ड्स होती हैं, ठीक है। अब लैरिंक्स की ओपनिंग को कहा जाता है ग्लॉटिस, लैरिंजियल। लैरिंक्स की ओपनिंग क्या हुई, ग्लॉटिस हुई, और उस ग्लॉटिस पे एक कवरिंग रहती है एपिग्लॉटिस, जो खाना खाते टाइम आपका खाना कहीं विंड पाइप में ना चला जाए तो वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो एपिग्लॉटिस जो है वो एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंक्स जो है उसको प्रिवेंट करता है। नॉर्मली एयर कहाँ से पास हुई, नोज से पास हुई, फेरिंक्स में गई, है ना। बट अब ये मुंह से भी पास कर सकती है कि नहीं कर सकती है, तो माउथ से भी पास कर सकती है, क्योंकि फेरिंक्स जो है वो फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज है। तो ना सिर्फ नाक से ली हुई हवा, आप ऑब्वियस सी बात है मुंह से भी आप हवा लेंगे तब भी वो चली जाएगी, ठीक है। अब इसके जब आप स्वेलो करते हैं तो रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होता है और आपका एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है, ट्रैकिया में खाना जो है वो नहीं जाता है, ठीक है। ईसोफेगस जो है वो क्लोज रहता है, सिर्फ स्वेलोइंग के टाइम पे ही वो ओपन करता है, अदरवाइज जो है वो क्या करता है,
क्लोज रहता है, ठीक, जिसकी वजह से जो है एयर जो है वो नॉर्मली ईसोफेगस की तरफ को नहीं मूव करती है, ठीक। लैरिंग्स के नीचे जो ट्रैकिया आप देख पा रहे हैं वो डिवाइड किया है, फिफ्थ यहाँ पे तो नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन ट्रैकिया पांचवें थोरेसिक वर्टिब्रे पे दो मेन ब्रांचेस में चला जाता है जिनको हम प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। ये एक, दूसरा, ये प्राइमरी ब्रोंकाई है और वो लेफ्ट और राइट लंग्स में चला जाएगा। लाइट एंटर होने के बाद देखिए अगला आपको दिखाती हूँ मैं, यहाँ पे भी आपको अगर क्लियर नहीं हो रहा है, लेट मी शो यू, या दिस इज हेयर, है ना। देखिए ये ट्रैकिया है, पांचवें थोरेसिक वर्टिब्रे पे जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपकी मेन प्राइमरी ब्रोंकाई जो है उसमें कन्वर्ट हो गया है। ये आपके पास लेफ्ट लंग है या आपके पास राइट लंग है ना। फिर उसके बाद ये जो है ये किसमें कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई में। देखिए ये प्राइमरी ब्रोंकाई आया, यहाँ पे ये क्या बन गए, सेकेंडरी ब्रोंकाई, यहाँ से क्या बन गए, सेकेंडरी ब्रोंकाई बन गए, ठीक है। अब सेकेंडरी ब्रोंकाई कंटिन्यू ब्रांच करते हैं और देखिए ये क्या बन गए, टर्शरी ब्रोंकाई बन गए। तो प्राइमरी से सेकेंडरी बन गए, सेकेंडरी से टर्शरी ब्रोंकाई, ये क्या बन गए, टर्शरी ब्रोंकाई जो है वो बन गए। अब ये टर्शरी ब्रोंकाई जो है ये छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। टर्शरी ब्रोंकाई जो हैं किसमें कन्वर्ट होंगे, ठीक है, स्मॉल स्मॉल ट्यूब में जिनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ये जो एक्सटेंसिव ब्रांचिंग रहता है ट्रैकिया का इस तरफ को, ये किसकी तरह, पेड़ की तरह लग रहा है, तो हम इसको ब्रोंकियल ट्री भी कह देते हैं। टर्मिनल मतलब जो आपके ब्रोंक्यूल्स बने ना, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बने, टर्शरी ब्रोंकाई पे जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनेंगे वो भी फर्दर डिवाइडेड होते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में। और यही रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं जो डीप इनटू द लंग्स में पूरा डीपली पाए जाते हैं। और फर्दर इन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में जो है आपको एल्वियोलर डक्ट जो हैं देखने को मिलती हैं। समझ गए, क्या देखने को मिलती हैं, एल्वियोलर डक्ट जो हैं आपको देखने को मिलती हैं। ये समझे आप। चलिए यहाँ से मैं आपको फिर से पीछे ले जाती हूँ, ठीक है। ये आपने अच्छे से देख लिया, यहाँ आपका साथ ही में डायाफ्रैग्म है, ये आपको एल्वियोलाई बलून लाइक स्ट्रक्चर जो है आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, एल्वियोलाई दिखाई दे रहे हैं। चलिए समझ के ना ये पूरा, यहाँ पे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ पे रिंग है, ठीक है। जो ट्रैकिया होता है उसमें ये जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई है इसमें देखिए रिंग दिखाई दे रही है। और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स जो होंगे वो भी, उनमें भी आपको क्या दिखेंगे, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स दिखेंगी, दिख रही हैं, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। और हर एक टर्मिनल ब्रोंक, ताकि क्या ना हो, कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है, यहाँ पे इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स जो हैं आपको देखने को मिलती हैं। हर एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो है वो इरेगुलर थिन वॉल्ड लेकिन आपको बैग लाइक वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको बैग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक। इनको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई, क्या है ये, एल्वियोलाई हो जाते हैं। अब ये एल्वियोलाई जो हैं, ये एल्वियोलाई ही क्या करेंगे, मैं दोनों दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो बार बार से, ठीक है, आपको कहीं भी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक। ये एल्वियोलाई जो है ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। एल्वियोलाई में ध्यान से सुनना, एल्वियोलाई में स्क्वामस एपिथेलियम पाया जाता है, ठीक। और एल्वियोलाई में जो स्क्वामस एपिथेलियम है उसके सपोर्ट के लिए बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होगा एक एल्वियोलर सैक में। चलिए नेक्स्ट आप देखिए, ये आपको बहुत अच्छे से जो है दिखाई दे रहा है। फिर से देखिए, नोज का फेरिंग्स में ओपनिंग होता है, फेरिंग्स के बाद आपका लैरिंग्स आता है, लैरिंग्स का आपका ग्लॉटिस में ओपनिंग होता है, ग्लॉटिस की कवरिंग एपिग्लॉटिस होती है, और उसके बाद आपका लैरिंग्स के नीचे ट्रैकिया चलता है। ट्रैकिया फिफ्थ थोरेसिक सेगमेंट पे जो है दो में डिवाइड हो रहा है। तो आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जो है वो देखने को मिलते हैं ब्रोंकाई। प्राइमरी टर्शरी ब्रोंकाई से आपको आगे देखने को मिलेंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आपको फिर आगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स भी दिखते हैं, और वो ब्रोंक्यूल्स टर्मिनेट करते हैं आपके एल्वियोलाई में। फिर आपको ये एल्वियोलर डक्ट दिखाई दे रही हैं, एल्वियोलाई दिखाई दे रही हैं। एल्वियोलर एक सैक जो होगा, जैसे अगर ये एक एल्वियोलर सैक है, ये एक एल्वियोलर सैक है नहीं बाय द वे, जो एक एल्वियोलर सैक होता है उसमें आपको 2 से 3 एल्वियोलाई तो मिनिमम दिखाई दे जाते हैं, ठीक है। तो एल्वियोलर सैक में आपको 2 से ज़्यादा एल्वियोलाई जो हैं वो दिखाई देंगे, और उनका एक कॉमन ओपनिंग रहेगा। एक्सचेंज जो होगा ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वो कहाँ होगा, बिटवीन द एयर स्पेस इन द लंग्स एंड द ब्लड टेक्स प्लेस, ठीक।
इन्हीं एल्वियोलाई के बीच में और ब्लड में जो है वो एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। एल्वियोलाई के बीच में होगा, है ना, और ब्लड के बीच में होगा, डिफ्यूजन होगा अक्रॉस द एल्वियोलर एंड कैपिलरी वॉल, और यही दोनों मिलके बनाती हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। एल्वियोलर एंड कैपिलरी वॉल्स जो होंगी वही मिलके क्या बनाती हैं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। चलिए, ये एल्वियोलाई आपको पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ह्यूमंस में ये पूरा क्या है, ये थोरैसिक कैविटी है। क्या है ये, थोरैसिक वर्टिब्रे ना, ये पूरा क्या है, थोरैसिक कैविटी होती है। इस थोरैसिक कैविटी को हम और क्या बोलते हैं, चेस्ट कैविटी भी कहते हैं। इसी थोरैसिक कैविटी को और क्या कहा जाता है, चेस्ट कैविटी भी कहा जाता है, ठीक है। जो आउटर चेस्ट वॉल होती है उसमें आपको कितना क्या दिखाई दे रहा है, आउटर चेस्ट वॉल, आउटर थोरैक्स में जो है 12 पेयर्स हैं कर्व्ड रिब्स के, जो कि ज्वाइन की गई हैं विद द हेल्प ऑफ स्टर्नम। ये क्या है, ये यहाँ पे होता है स्टर्नम, ठीक है। ब्रेस्ट बोन स्टर्नम को ही कहा जाता है, ठीक। ये एंटीरियरली जुड़ी हैं, ये रिब्स एंटीरियरली जुड़ी हैं ब्रेस्ट बोन यानी कि स्टर्नम से। पीछे की तरफ पोस्टीरियरली हम देखेंगे तो किससे जुड़ी होगी, थोरैसिक वर्टिब्रे से, ठीक। डायाफ्रैगम, आपने ये क्या है, डायाफ्रैगम जो है, डायाफ्रैगम ये जो है ये थोरैसिक कैविटी का फ्लोर फॉर्म करता है। लार्ज डोम शेप्ड शीट है स्केलेटल मसल्स की। थोरैसिक कैविटी को, ये पूरा थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करने के लिए डायाफ्रैगम ही होता है। 2 लंग्स जो हैं वो फ्री होते हैं इस थोरैसिक कैविटी में, फ्रीली होते हैं, कनेक्टेड होते हैं रेस्ट ऑफ द बॉडी से, ठीक, ओनली एट वन पोजिशन, ठीक। क्या करते हैं, 2 लंग्स जो हैं हैंग कर रहे हैं फ्री इन द कैविटी, इन द थोरैसिक कैविटी, और पूरी बॉडी से कनेक्टेड हैं, ठीक है। लंग्स में जो है ब्लड वेसल्स आती हैं, कहाँ से आती हैं, कहाँ एंटर करती हैं ब्लड वेसल्स, आपके एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में आती हैं कि नहीं आती हैं, वहाँ कैपिलरी वॉल से क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। सो 2 lungs are hanging free within the cavity and being connected to the rest of the body only at one position where the lungs, blood vessels and bronchus enter, ठीक है, जहाँ पे एक ही पोजीशन पे जो हैं ये जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अगर हम पूरा लंग्स को देखते हैं तो एक प्लूरल सैक होता है। प्लूरल सैक जो है वो हर एक लंग को थोरैसिक वॉल से अलग करता है। प्लूरल सैक का क्या काम है, हर एक लंग को थोरैसिक वॉल से अलग करना, ये प्लूरल सैक का काम होता है। समझ गए आप, क्या काम है प्लूरल सैक का, हर एक लंग को थोरैसिक वॉल से अलग करना। और इस प्लूरल सैक में देखिए पैराइटल प्लूरा, विस्ट्रल प्लूरा, इस तरह को आपको दिखाई देता है, ठीक है। क्या क्या बोल दिया मैंने तुम्हें, कि आपके पास पैराइटल प्लूरा होगा एंड विस्ट्रल प्लूरा होगा, या इन दोनों को मिलके हम पैराइटल प्लूरा और विस्ट्रल प्लूरा, देखिए ये पैराइटल प्लूरा है और ये विस्ट्रल प्लूरा है, इनको मिलके हम क्या बोल देते हैं, पल्मोनरी प्लूरे। और प्लूरा जो है एक सीरस मैम्ब्रेन होती है, सिरोसा की मैम्ब्रेन होती है, सीरस मैम्ब्रेन है, सीरियस नहीं सीरस मैम्ब्रेन है। तो इसके बीच में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, इसको प्लूरल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। तो सरफेस जो होता है प्लूरल का वो इंट्रा प्लूरल फ्लूइड सिक्रीट करता है, जो कि प्लूरल सरफेस को ल्यूब्रिकेट करता है, किसको, प्लूरल सरफेस को ल्यूब्रिकेट करता है, ठीक है। चल गया पता। अब ब्लड सप्लाई जो रहेगी लंग्स में वो किसके थ्रू होती है, वो आपने पढ़ा है। लंग्स जो हैं वो 2 आर्टरी से, पल्मोनरी आर्टरी एंड ब्रोंकियल आर्टरी से जो हैं वो रिसीव करते हैं ब्लड को। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी ट्रंक में आता है, जो कि फर्दर पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट एंड आपके जो फर्दर डिवाइडेड होती है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंटर करती है लेफ्ट लंग में, और राइट पल्मोनरी आर्टरी एंटर करती है राइट लंग में। पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं वो सिर्फ क्या हैं, आर द ओनली आर्टरीज इन द बॉडी दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ से जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जाता है हार्ट में बाय 4 पल्मोनरी वीन्स, जो कि लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को ड्रेन कर देती हैं। ये सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। अब आपको पूरा क्लियर हो गया, ये ध्यान से देख लीजिए, ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं। क्या है ये,
इंटरकोस्टल मसल, चेस्ट में देखिए रिब केज है, स्टर्नम है, थोरेसिक वर्टिब्रे हैं, कनेक्टिव टिश्यू है, इंटरकोस्टल मसल्स हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी होती हैं। रिब्स के बीच में जो मसल्स हैं उनको हम उनको बोलते हैं हम दो तरह की, अंदर की तरफ को जो है इंटरकोस्टल मसल्स, बाहर की तरफ को जो रहेंगी वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रहेंगी। ओके अगर आपने पूरा अच्छे से लंग्स को देखा पढ़ा तो लंग्स में जो हैं आपको कितने दिखाई दिए लोब, चलिए बताइए लंग्स में आपने कितने लोब पढ़े, क्या दिखाई दिया आपको कि लंग्स में जो है वो कितने लोब होते हैं। आपके राइट और लेफ्ट लंग दो हैं। लेफ्ट लंग में आपको फिर से मैं प्रीवियस डायग्राम पे ले जाती हूँ, देखिए ये आपको सुपीरियर लोब, मिडल लोब, इंफीरियर लोब राइट लंग में देखने को मिलता है। इंफीरियर लोब एंड सुपीरियर लोब दो ही लोब जो हैं आपको लेफ्ट लंग में देखने को मिलते हैं, और ये कार्डिक नॉच लेफ्ट लंग की तरफ को थोड़ा सा हार्ट जो है वो हमारा टिल्टेड होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में जो है आपको इंस्पिरेशन देखने को मिलेगा, एक्सपिरेशन देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो हमने ब्रीदिंग में बात करी थी कि सबसे पहली ब्रीदिंग जो है वो कैसे शुरू होगा, तो शुरू होगा ये आपका पल्मोनरी वेंटिलेशन से। पल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या होता है कि आप बाहर से एटमॉस्फेयर से एयर लेंगे, अंदर एल्वियोलाई में पहुंचेगा और एल्वियोलाई से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर जाएगा। ये मैकेनिज्म होने के लिए जरूरी है एक प्रेशर ग्रेडियंट का बनना। प्रेशर ग्रेडियंट का बनना यानी कि अगर इंस्पायर करना है तो आपकी थोरेसिक कैविटी में जो प्रेशर है वो होना चाहिए कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में, यानी कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो कम होना चाहिए एज कंपेयर टू योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो तब इंस्पिरेशन होगी। और अगर यहाँ आपकी कैविटी में जो है वो आपकी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब होगा एक्सपीरेशन। ओके, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब इसके लिए देखिए क्या होता है, मतलब यहाँ जब इंस्पिरेशन होना है तो पल्मोनरी कैविटी में नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए और एक्सपीरेशन होना है तो पॉजिटिव प्रेशर होना चाहिए। ठीक, अब ये सब करने के लिए ये प्रेशर कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, इसके लिए हमारे पास होता है डायाफ्रैगम। दिस इज द डायाफ्रैगम, है ना, एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ओके, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होंगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंस्पिरेशन की। तो इंस्पिरेशन जो है इसमें होगा कॉन्ट्रैक्शन, डायाफ्रैम का कॉन्ट्रैक्शन। डायाफ्रैम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो थोरेसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम होगा एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में वो बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर इंस्पिरेटरी मसल्स जो हैं वो हमारे आगे डायाफ्रैम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ताकि इंस्पिरेशन हो सके। ठीक है, इंस्पिरेशन के शुरू होने से पहले क्या होता है, ये सारी मसल्स रिलैक्स्ड होती हैं। ठीक, और इंस्पिरेशन के होने जैसे ही इंस्पिरेशन शुरू होगा, इंस्पिरेटरी मसल्स जो हैं वो एकदम क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं और एनलार्ज करती हैं थोरेसिक कैविटी को। जो मेजर इंस्पिरेटरी मसल है आपकी, ठीक है, वो डायाफ्रैगम है। ठीक, और रिलैक्स्ड डायाफ्रैगम जो होता है उसका डोम शेप होता है। कैसा होता है, डोम शेप। जब एक डायाफ्रैगम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो डिसेंड करता है नीचे की तरफ को। देखिए डायाफ्रैगम कॉन्ट्रैक्ट वो नीचे की तरफ को डिसेंड करता है और थोरेसिक कैविटी का जो वर्टिकल डायमेंशंस हैं उनको इंक्रीज कर देता है, उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है। इस वजह से 70% एनलार्जमेंट जो होती है थोरेसिक कैविटी की वो कब होती है, वो होती है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। वो जो इंस्पिरेशन के टाइम पे होगी 70% जो एनलार्जमेंट वो होगी आपकी डायफ्रैगम की वजह से। ठीक, और जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वो रिब्स को एलिवेट कर देती हैं और इसकी वजह से क्या होगा, आपका स्टर्नम जो है, स्टर्नम में क्या होता है, स्टर्नम भी ऊपर की तरफ को आता है। आपकी पूरी की पूरी थोरेसिक कैविटी जो है वो ऐसे अपवर्ड लिफ्ट हो जाती है इंस्पिरेशन के टाइम पे। ठीक, तो क्या हुआ, डायफ्रैगम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया, डाउनवर्ड मूव किया, 70% जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है इसकी वजह से इंक्रीज हो गया और आपका
जो बाकी का वॉल्यूम इंक्रीज होना है वो किसकी वजह से हुआ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से, जिन्होंने रिब केज को जो है वो ऊपर की तरफ उठा दिया, जिसकी वजह से थोरैसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में भी बढ़ गया और ओवरऑल इंक्रीज हो गया थोरैसिक वॉल्यूम में। ठीक, और थोरैसिक वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ तो जिसकी वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम भी जो है वो इंक्रीज हो गया। समझ गए? इंस्पिरेशन से पहले, ठीक है, और जो इंस्पिरेशन से पहले क्या हो रहा होगा, आप बाहर को हवा जो है वो छोड़ रहे होंगे, एक्सपिरेशन हो रहा होगा। ठीक, इंस्पिरेशन से पहले जो एक्सपिरेशन हो रही है उसके एंड पे जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है वो आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही होता है। मतलब एक्सपिरेशन खत्म होने पे, इंस्पिरेशन शुरू होने पे जो यहाँ पे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होगा, इंट्रा एल्व्यूलर प्रेशर होगा, वो बराबर होगा। तो कोई भी एयर जो है वो अंदर बाहर नहीं जाती है। बहुत माइन्यूट चीजें हैं, हमको पता भी नहीं चलती। ठीक, थोरैसिक कैविटी जो है एनलार्ज करेगी जब इंस्पिरेशन होगा। ठीक, डायफ्रैगम के और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने पे थोरैसिक कैविटी जो है वो एनलार्ज करेगी एंड लंग्स जो हैं वो एक्सपैंड हो जाएंगे। ठीक है, एक्सपैंड हो जाएंगे। ठीक, और उससे क्या होगा, थोरैसिक कैविटी जो है वो फिल होगी। जैसे ही लंग्स क्या होंगे, एनलार्ज होंगे, अंदर जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है अब कम है तो एयर जो है बाहर से कहाँ आएगी, अंदर आएगी। एयर कंटिन्यूसली आती रहती है जब तक जो है वो कोई ग्रेडियंट ना बचे, मतलब यहाँ का प्रेशर और बाहर का प्रेशर जो है वो बराबर ना हो जाए। ठीक है, इसीलिए लंग्स जो है वो उनका एक्सपेंशन जो है वो एयर की मूवमेंट की वजह से होता है इनटू द लंग्स। क्या ये बात सही है या गलत है? जो लंग का एक्सपेंशन होता है, इज इट काउज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू द लंग्स, और किसकी वजह से होता है? No, this is wrong. The lung expansion is not caused by the movement of air into the lungs. Instead, air flows into the lungs because of the fall in intrapulmonary pressure brought about by the lungs expansion. देखिए, हम सोचते हैं कि सांस ली तो हमारा थोरेसिक कैविटी बढ़ा, लेकिन वो बढ़ता तो जरूर है, लेकिन सांस लेने की वजह से नहीं बढ़ा था, बल्कि हमारे डायफ्रागमिक कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से हमारी थोरैसिक कैविटी बढ़ी थी और उसके बढ़ने से हवा अंदर आई थी। समझ गए आप? इंस्पिरेशन जब हम इंस्पायर करते हैं, चलिए यहाँ आपको दिखाती हूँ। जब हम इंस्पायर करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो रहता है, जो इंस्पिरेशन के टाइम पे इंट्राप्यूरल प्रेशर जो है वो आपका कितना हो जाता है, कितना हो जाना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 754 mmHg या 756 mmHg तक हो जाता है, क्योंकि लंग्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच करते हैं। ठीक, और बहुत ही ज्यादा जो है वो क्या हो चुके होते हैं, स्ट्रेच होते हैं, और दे टेंड टू पुल अवे अ बिट मोर फ्रॉम द थोरेसिक वॉल। समझ गए? अब एक्सपीरेशन के टाइम पे क्या होगा, देखिए ये मैं आपको फिर से समझाती हूँ। ठीक, आपका क्या क्या रहेगा, ये प्रेशर मैं आपको फिर से बताती हूँ। चलिए एक बार एक्सपीरेशन का भी देख लीजिए कि एक्सपीरेशन के टाइम पे क्या हो रहा है। एक्सपीरेशन मतलब एक्सेलेशन। एक्सपीरेशन के दौरान एक प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा। ठीक है, अगेन अब इसमें जो प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। लंग्स में जो है वो प्रेशर ज्यादा रहेगा एटमोस्फेरिक प्रेशर से। तो देखिए अब क्या होगा, अब एक्सपीरेशन कब होगी, जब ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्रागम जो है रिलैक्स करेंगे। अब रिलैक्सेशन जो हुआ डायफ्रागम का और इंटरकोस्टल मसल्स का, वो क्या करेगा, डायफ्रागम और स्टर्नो को उनकी नॉर्मल पोजीशन पे ले आएगा और थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगी। और थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम कम हुई है तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी जो है वो कम हो जाएगी, है ना। अब डायाफ्रागम अपनी डोम शेप में आ जाएगा, आर्क शेप। अब इसकी वजह से क्या होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, स्पेस कम हो गया है, वॉल्यूम ज्यादा हो गया है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा और बाहर की तरफ को जो है वो एयर जाएगी। नॉर्मल एक्सपिरेशन जो है वो आपको देखने को मिलती है आराम से, शांति से, ब्रीदिंग के टाइम पे पता भी नहीं चलता है। इंस्पिरेशन में आपको पता चलता है, देखो सांस ली तो आपको पता चलता है, ठीक है, लेकिन एक्सपिरेशन में आपको बड़े ही शांति से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक,
तो नॉर्मल एक्सपीरेशन और जो इंस्पिरेशन है एक्टिव प्रोसेसेस हैं, पैसिव प्रोसेसेस हैं। पैसिव है डिफ्यूजन से हो रहा है, ठीक, लेकिन एक्सपीरेशन में मसल्स का कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, ठीक। एक्सपीरेशन जो है वो मसल्स का कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, लेकिन आप फिर भी एक्सपीरेशन को एक्टिव प्रोसेस बोल देते हैं कि ये एक्टिव है, तो एक्टिव प्रोसेस नहीं है। एक्टिव जस्ट बिकॉज इसलिए बोला जाता है कि फोर्सफुल जो है वो ब्रीदिंग हुई है, ठीक है, क्या हुई है, फोर्सफुल ब्रीदिंग जो है वो की गई है, ठीक। अगर आप रेस्ट पे देखते हैं, एट रेस्ट पे, ठीक, एक्सपीरेशन के लिए या एक्सपीरेशन के लिए आपका मेनली है। अगर आप देखिए रेस्ट पे देख रहे हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको रेस्ट पे जो है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो आपको कितना दिखाई देता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कितना है आपके पास, और यहाँ पे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर मतलब कि एल्वियोलर प्रेशर 760 mm है, इंट्रा प्लूरल प्रेशर कितना है 756 mmHg है, द डायफ्राम रिलैक्स्ड है, ठीक है। और जब इंस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, ठीक है, यहाँ इंस्पिरेशन के दौरान जो है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यहाँ भी इतना ही होता है अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा सा कम भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और इंट्रा प्लूरल प्रेशर जो है यहाँ 756 नहीं, आप 754 mmHg भी ले सकते हैं, ठीक है। और एक्सपीरेशन के टाइम पे देखिए, एक्सपीरेशन के टाइम पे क्या होगा, एक्सपीरेशन के टाइम पे भी आपको इंट्रापल्मोनरी प्रेशर यहाँ पे 760 लिखा है, नहीं, ये 762 तक जो है वो आ जाता है, ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। रेस्ट पे आप फिर भी बता दूं कि रेस्ट पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखिए ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इक्वल होता है किसके बराबर, आपकी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर के बराबर, यानी कि एल्वियोलर प्रेशर के बराबर। तो कोई भी एयर जो है वो अंदर बाहर नहीं जाती है। इनहेलेशन के टाइम पे क्या होता है, जब इनहेलेशन के टाइम पे होता है लंग्स जो है वो एनलार्ज हो जाते हैं, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जब ड्रॉप होगा तो क्या होगा, बाहर से अंदर एयर आएगी। एक्सपीरेशन के टाइम पे जो है वो देखिए आपका इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है और एयर जो है वो बाहर जो है वो चली जाती है, ठीक है। क्लियर कि नहीं, यहाँ पे वेरिएशन नहीं दिखाई है पर लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ वेरिएशन रहता है, ठीक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हम बोलते हैं कि क्या होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या समझ गए आप, एटमॉस्फेयर में गैस का जो क्या रहा है, गैसेस का जो प्रेशर रहता है अर्थ पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mmHg रहता है ना। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर भी क्या होता है एल्वियोलाई में 760 mmHg होता है इक्विलिब्रियम पे। इंट्राप्लूरल प्रेशर क्या है, वो होगा आपके प्लूरल सैक के अंदर कितना प्रेशर है और वो एक्सर्ट किया जाएगा आउटसाइड द लंग्स विद इन द थोरेसिक कैविटी, और ये एक इंट्राप्लूरल प्रेशर जो है यूजुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, एवरेज 756 Hg होता है रेस्ट पे, ठीक। तो इंस्पिरेशन में क्या हुआ, इंस्पिरेशन में आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, लंग्स स्ट्रेच करेंगे, आपका इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा और हवा अंदर आएगी। एक्सपीरेशन में इसका अपोजिट रहेगा। फिर आपके पास आती है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। सबसे पहले बात करेंगे टाइडल वॉल्यूम की, कि टाइडल वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, ठीक। तो जो वॉल्यूम जो एयर का वॉल्यूम जो है वो आपने अंदर लिया, इंस्पायर किया और बाहर एक्सपायर किया, नॉर्मल रेस्पिरेशन जो हुआ उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल रेस्पिरेशन देखिए, एयर दैट मूव्स इनटू लंग्स विद ईच क्वाइट इंस्पिरेशन, मतलब इनटू लंग्स ही नहीं हुआ, एग्जिट भी हुआ, जो अंदर आई और जो बाहर गई, नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। टाइडल वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली 500 ml जो है वो रहता है, कितना रहता है 500 ml रहता है। हेल्दी पर्सन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 6000 से 8000 जो है ml ऑफ एयर 1 मिनट में इंस्पायर और एक्सपायर कर सकता है। आप जानते हैं ना कितनी बार कर सकता है, अप्रोक्सीमेट 6000 to 8000 1 मिनट में जो है अंदर बाहर ले सकता है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या हुआ आप, ठीक है। अब हम ये नॉर्मल हम 500 ml ले रहे हैं, इससे भी ज्यादा हम ले सकते हैं, इस 500 ml से भी ज्यादा एयर हम ले सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, जबरदस्ती जब आप एयर ले रहे हैं, ठीक है, तो एयर दैट कैन स्टिल बी ब्रीथ इन आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, आपने नॉर्मली 500 ml लिया, उसके बाद भी आप जितना ले सकते हैं वो आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब ये एवरेज अडल्ट में आपको 3100 ml या एवरेज फीमेल में आपको 1900 ml इतना देखने को मिल जाता है, ठीक है।
फिर देखिए उसके बाद आता है आपका एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आप क्या कर रहे हैं, एक तो आप एक्सपायर कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, उसके बाद आप फोर्सफुली और भी बाहर निकाल रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो 1000 ml टू 1100 ml जो है वो हो जाती है। देखिए यहाँ पे आपको एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो 1000 ml टू 1100 ml जो है वो दिखाई दे रही है, ठीक है। फिर आपके पास आता है कि रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, दिस इज द रेजिडुअल वॉल्यूम। देखिए फोर्सफुल एक्सपल्सन के बाद भी जितना वॉल्यूम बच गया उसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1200 ml जो है वो होता है, ठीक है। अब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, क्या बोला आपको, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, ठीक। तो जितना आपका टोटल टाइडल वॉल्यूम था, आप इंस्पायर कर रहे थे, एक्सपायर कर रहे थे, प्लस जितना एक्स्ट्रा आपने और इंस्पायर कर लिया उसको हमने इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोल दिया, ठीक। फिर एक्सपीरेटरी कैपेसिटी जो है वो क्या हो जाएगा, एक्सपीरेटरी कैपेसिटी अगर नहीं नजर आ रहा है तो कोई बात नहीं, उसमें भी आपका टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV मतलब एक्सपीरेटरी रिजर्व कैपेसिटी रहेगा, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक पर्सन एक्सपायर कर सकता है नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, उसको एक्सपीरेटरी कैपेसिटी कहा जाता है। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, ठीक, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, ठीक। तो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो कब होती है, नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद जो वॉल्यूम जो है वो बच गया है, ठीक। अब इसमें इंस्पिरेटरी नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद, ठीक है, नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद जो वॉल्यूम जो है वो बच गया है उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप क्या बोलते हो भाई, रेजिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की बात हो रही है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन, दिस इंक्लूड्स एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड योर एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। नॉर्मल एक्सपीरेशन करो, नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद आप फोर्सफुल एक्सपीरेशन कर सकते हैं, फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद भी कुछ वॉल्यूम बच जाता है, ठीक। तो बच गया ना ERV एंड RV, ठीक है। तो ये हो गया आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फिर आता है कि वाइटल कैपेसिटी जो है वो क्या आता है, मैक्सिमम वॉल्यूम जो होगा गैस का जो आप एक्सपायर कर सकते हैं आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन, तो वो जो है वो आपकी क्या है, वाइटल कैपेसिटी है। मतलब एक तो नॉर्मल इंस्पायर एक्सपायर करोगे, एक आप नॉर्मल जबरदस्ती वाला इंस्पिरेशन करते हो, जबरदस्ती वाला एक्सपीरेशन करते हो, वो आपका मिला के वाइटल कैपेसिटी आता है। टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो क्या हो जाती है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग्स में अकोमोडेट कर सकती है फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद, उसको हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। इसमें आपका रेजिडुअल वॉल्यूम भी आएगा, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आएगा, टाइडल वॉल्यूम भी आएगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आएगा, यानी कि वाइटल कैपेसिटी, रेजिडुअल वॉल्यूम सब आपका इसमें जो है वो इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। समझ के आप एक डेड स्पेस भी होता है, ठीक है, डेड स्पेस भी, नॉट वीकली रेस्पिरेटरी डेड स्पेस भी होता है। टिपिकल एडल्ट में 70% जो टाइडल वॉल्यूम होती है वो रेस्पिरेटरी जोन में पहुंचती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जैसे कि ब्रोंक्यूल, एल्वियोलाई, एल्वियोलर सैक सब में पहुंचती है। 30% जो है वो एयरवेज, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स इनमें रह जाती है, ठीक है। कलेक्टिवली जो एयर कंडक्टिव एयरवेज में है, जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में नहीं जा रही है, वही उसी के वॉल्यूम को, उसी वही स्पेस को हम डेड स्पेस बोल देते हैं। तो यहाँ पे आपका इतना हमने आज कंप्लीट किया है। अगर आप CSIR नेट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, डिटेल पेड क्लासेस का आपकी स्क्रीन पे है, इससे भी आप 10% ऑफ ले सकते हैं नेहा तनीजा मैम का रेफरल कोड यूज करके, जो कि है नेहा। आप वहां जाके उनको फॉलो कर सकते हैं, आपको और भी एजुकेटर्स मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको करने को मिलते हैं, हम भी आपको क्वेश्चन कराते हैं, याद रखिएगा। इसीलिए आपको हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, और बाकी कहीं अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक्स चेक कर सकते हैं और डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ख्याल रखिए।